नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com न्यूज़ में जयपुर हलचल। आज हम ले चलते हैं आपको जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन का आयोजन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यू एकेडमी ब्लॉक में 20 से 28 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। एसएमएस के झरोकों से देखो जिंदगी की बहती धारा थीम पर आधारित साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन में एसएमएस मेडिकल कॉलेज की विभिन्न ब्रांचों द्वारा बीमारियों के निदान के साथ एसएमएस अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक तकनीक के बारे में आम नागरिकों को जानकारी दी जा रही है। मैं आपको साइंस ऑफ लाइफ एग्जीबिशन के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स जितने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं उन्होंने अपना कार्यशैली और क्या क्या वो काम करते हैं उसका प्रदर्शन किया है। इसमें नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट से लेकर क्लिनिकल डिपार्टमेंट तक सारे डिपार्टमेंट ने अपनी कार्यशैली को प्रस्तुत किया है। इसमें पेशेंट एजुकेशन को भी एम्फसाइज दिया गया है, बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, कैसे इसका मैनेजमेंट करना है वो भी बताया गया है, सीपीआर करना भी सिखाया गया है, अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है। इसके अलावा दवाइयों के बारे में भी जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी बताया गया है, कौन सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस समय कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये भी बताया गया है। इसके अलावा अवेयरनेस के अलावा कैंसर स्क्रीनिंग भी यहाँ करी जा रही है, ताकि अगर किसी के कोई लीजन हो तो वो पकड़ाई में आ जाए, जिसको बहुत अच्छी तरीके से नए तकनीक जो यूज़ हुई है, रोबोटिक सर्जरी उसके बारे में भी बताया गया है। यूरोलॉजी और सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल एसएमएस में आ चुकी है और कुछ ही दिनों में वो संचालित हो जाएगी। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन की भी एक स्टॉल है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ऑर्गन डोनेशन की तरफ रुझान करें और ऑर्गन डोनेशन फॉर्म भी भरें। इसके अलावा किडनी संबंधित रोग, एनेस्थीसिया में सीपीआर ट्रेनिंग ये भी दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनाटमी में बहुत अच्छी तरह से एक कठपुतली शो किया जा रहा है, जो कि स्टार ऑफ द एग्जीबिशन है, जिसमें बहुत सरल भाषा में कठपुतलियों के द्वारा अच्छा मॉरल संदेश दिया जा रहा है, जैसे कि बेटी बचाओ और भ्रूण हत्या को रोको, शराबखोरी रोको, ये सब चीज़ों पे कठपुतलियों द्वारा नाट्य भी प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एसएमएस का फेस है ये एग्जीबिशन। सब लोग इसमें बहुत सुचारू रूप से टीम वर्क कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, फैकल्टी ने बहुत मेहनत करी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभी आएँ और इस प्रदर्शनी को सफल बनाएं। सबसे पहले आपको 3 स्टेप सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला क्या होता है, पेशेंट की सेफ्टी, खुद का सेफ्टी। दूसरा, कॉल फॉर हेल्प, हेल्पलाइन नंबर अपना 108 है, उसको कॉल करना ही है। तीसरा, आप पेशेंट के पास आ जाओ, उसको चेक करो। सबसे चेक करना होता है कि पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप जो इसके शोल्डर्स पे ऐसे मार के चेक करोगे, गर्दन पे नहीं मारना है, शोल्डर्स पे मारना है। आपने चेक किया उसको, पेशेंट नहीं कुछ कह रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देने। अब चेस्ट कंप्रेशंस कैसे देने, एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करो। चेस्ट कंप्रेशंस देने के लिए पेशेंट के ऊपर आना है, बिल्कुल साइड में पैरेलल आके 90 डिग्री पे रहना है पेशेंट से, और दोनों निपल्स के बीच के एरिया को अपने पाम से फोर्स देना है रिपीटेडली। अब ये हो गया कहाँ पे देना है, अब देना है कि कितना देना है। अब ये नहीं कि आप पूरा ही दबा दो पेशेंट को, ऐसा नहीं है। 3 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ या फिर 1/3 आपका हाथ से ले लो आप, रफली उतना दबाना है मरीज़ को, ठीक है। और कितनी बार दबाना है ये सबसे ज़रूरी है। 30:2, 30 बार दबाना है और फिर 2 बार ब्रेथ देना है, और ऐसे 5 साइकिल आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और रुकना कब है सबसे ज़रूरी, आप रुकोगे कब, पेशेंट आ जाएगा, या तो पेशेंट थोड़ा खांसने लगा, या उसके बॉडी में कुछ मूवमेंट आ गए, या आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आ गई, तो आपको रुक जाना है। लेकिन जब तक ये हेल्प नहीं आती है आपको कंटिन्यूसली करना है। अगर आप थक गए हो, किसी और की हेल्प ले लो कि क्या करना है, लेकिन ये करना ज़रूरी है, ठीक है।
जिसे हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर हमें कहीं भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट का केस मिलता है तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पेशेंट को किसी भी सेफ साइड के ऊपर लेकर जाएंगे। हम लोग कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, आसपास हमारे कोई भी है तो उनको हेल्प के लिए इन्वाइट करेंगे। उसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक्सीडेंट के केस में हमें पेशेंट की नेक को मूव नहीं करना होता है। कभी भी हम लोगों ने पेशेंट को नेक को मूव नहीं किया और तुरंत से एसेस करेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेशन आ रहा है, पेशेंट की हार्ट रेट है या नहीं है, उनको चेक करेंगे आप ठीक हो। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इसका मतलब पेशेंट ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को उसी टाइम उनको CPR देना स्टार्ट करना है, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं है, हार्ट रेट नहीं है, CPR देना स्टार्ट करेंगे। CPR के लिए हम लोग पेशेंट के लेवल पे आएंगे और चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। आइडियली हमें टेबल के ऊपर चढ़ जाना है और CPR देना स्टार्ट करना है। CPR के लिए हमें जो हाथ है राइट हैंड उसको हम लोग जिफी स्टर्नम से 2 फिंगर ब्रेड्स ऊपर इस तरीके से रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरीके से करेंगे और फिर कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। टोटल 30 कंप्रेशंस ऐसे देने होते हैं। उसके बाद नाक को पिंच करके 2 ब्रेथ देंगे, माउथ टू माउथ 2 ब्रेथ्स, देन अगेन 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ। ऐसे टोटल हमें 5 सेट्स करने होते हैं। 5 सेट्स के बाद में हम लोग वापस से चेक करेंगे। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ है तो जब तक हमारे पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस देते रहेंगे। कंप्रेशंस के थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं, जो हार्ट हमारा पंप करना बंद कर चुका है, पल्स नहीं आ रही है, हम लोग उस हार्ट को पंप करवा रहे हैं। पंप करने से क्या हो रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो 3 मिनट के अंदर हमारा ब्रेन हाइपॉक्सिक इंजरी के अंदर जाने लग जाता है और 8 मिनट के बाद में हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद वो इरिवर्सिबल डैमेज है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं और साथ साथ में ब्रेथ देते रहते हैं। फिर रोल आता है जब हमारा एम्बुलेंस आ चुकी है, पेशेंट रिवाइव नहीं किया, तो दिस इज़ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इससे हम लोग पेशेंट को जो शॉक हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, शॉक प्रोवाइड करते हैं। अब वो वाले शॉक के लिए तो हम लोग को चार्ज करना पड़ता है, सब कुछ एसेस करना होता है। इतनी मशीन्स तो है नहीं, तो सारा काम हमारा ये मशीन करेगी। इसमें सिर्फ 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में ये बोलेगा कि साइड हट जाइए, स्टॉप CPR, असेसिंग रिदम। ये अपने आप से रिदम असेस करेगा। उसके बाद अगर 2 टाइप के रिदम होती है, शॉकेबल होती है, एक नॉन शॉकेबल होती है, तो ये मशीन खुद ही उसे डिसाइड करेगी। फिर अगर शॉकेबल रिदम है तो इसके अंदर प्रीसेट चार्जिंग्स होती है। तो थर्ड स्टेप इज ये बोलेगा कि रिदम शॉकेबल, डिलीवर शॉक। तो इस बटन को प्रेस करेंगे, इस पर लाइट जलने लग जाएगी। हम लोग प्रेस करेंगे, क्लियर बोलेंगे सबको, सब साइड में हट जाएंगे। प्रेस करने के बाद ये शॉक डिलीवर कर देगा, ठीक है। अगर रिदम शॉकेबल नहीं है, रिदम शॉकेबल नहीं है तो ये बोलेगा नो शॉक कांट बी डिलीवर्ड, स्टार्ट CPR। तो हमें वापस से CPR कंटिन्यू रखना है। CPR हमें तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि कोई हायर मेडिकल अथॉरिटी नहीं आ जाती है, एम्बुलेंस में हम लोग पेशेंट को शिफ्ट नहीं करवा देते हैं तब तक, या फिर पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं हो जाता है तब तक हमें करना होता है। ह्यूमन बॉडी का मॉडल है एनाटमी,
of human body. Basically we focus on in general surgery we focus on abdomen. तो ज़्यादा हमारा फोकस abdomen पे रहता है. पार्ट वाइज इसमें सेपरेट करके हम बच्चों से यहाँ पे हाँ ये अलग सारे अलग हो जाते हैं और फिर हम बच्चों से ये बोल रहे हैं इनको अरेंज करने के लिए सो दैट दे कैन अरेंज इट प्रॉपरली. ये हेड का एक हाफ हमने सेपरेट करके रखा हुआ है. यहाँ पे ये आएगा. देन एब्डोमेन के एरिया पे अगर हम आते हैं, एब्डोमेन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज का पोर्शन है. इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे दिस वे. देन ये स्टमक है, स्टमक का पोर्शन आएगा इधर. लिवर, दिस इज हार्ट, सेंटर ऑफ मीडियास्टम यहाँ पे. देन लंग्स का, दोनों लंग्स. ये कंप्लीट होती है हमारी ह्यूमन एनाटमी, इंटरनल एनाटमी. एंड ये हम स्कूल के बच्चों को पूरे मॉडल को इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सर ये हम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ पे जो किडनी की यदि कोई बीमारी होती है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है. पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस दो मेथड होते हैं. तो इन केस ऑफ किडनी डिजीज हो जाती है तो उसके थ्रू हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के उनको बाहर निकाला जाता है. तो ये किडनी फंक्शन के बारे में बताया कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, उनके थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं और हम उनको बाहर निकाल देते हैं. इन केस ऑफ कोई भी रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से किडनी खराब हो सकती है, जो गुर्दे के दुश्मन के नाम से लिखे हुए हैं. जंक फूड है, लिकर है, स्मोकिंग है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या फिर हाई बीपी है और दवाओं का अनियमित सेवन है, और कोई इन्फेक्शंस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है. इनकी वजह से यदि किडनी खराब होती है तो इन केस ऑफ किडनी डिजीज में फिर हमें पेरिटोनियल डायलिसिस करना पड़ता है. लेस देन 5 ईयर्स में पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है. इसमें एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं एक कैनुला के थ्रू. तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म होती है, तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वापस बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. ये इकट्ठे हो जाते हैं. इस तरह पेरिटोनियल डायलिसिस मल्टीपल टाइम्स किए जाते हैं जब तक उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं हो जाता. इन केस ऑफ जो बड़े बच्चे होते हैं मोर देन 5 ईयर्स में, उसमें हीमोडायलिसिस मशीन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है. तो हीमोडायलिसिस मशीन होती है, इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. रोलर पंप होता है, डायलाइजर होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है. इसमें कैनुला के थ्रू जो एवी फिशला होता है उसमें कैनुला के थ्रू ब्लड को निकाल के रोलर पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है मशीन में. और ये मशीन में जो ब्लड जाता है उसको डायलिसिस फ्लूइड से मिक्स होता है और उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है डिफ्यूजन मैकेनिज्म से, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वापस उसको कैनुला के थ्रू बॉडी में दे दिया जाता है. ये डिपेंड करता है कितने टाइम्स होना है, कि किडनी का स्टेटस क्या है, क्रिएटिनिन लेवल क्या है, सप्ताह में 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, वो उस पर डिपेंड करता है. तो ये इस बारे में हमारा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट
This is a model of a sewage treatment plant. The steel model. This is actually a steel model. It shows how the sewage water is treated and redistributed for gardening and construction purpose, so that sewage water can be reused. So this is actually, we have a working plant in our Central Park. That's also that's working plant. So this is a steel model showing the process what's going on there. So first the sewage water from household and garbages are collected here, and then it is screened here. Then it's passed through a grid chamber. It consists of fine sand and gravel particles. So all the floating soil particles and all other large particles are filtered here. Then it is transferred to a sedimentation tank. In the tank, it's a skimming tank. Skimming tank में all the floating materials like oil, grease, that's all filtered here. Then it is transferred to a sedimentation tank, primary sedimentation tank. It's kept there for about 6 hours so that all the waste materials get settled down. After that, the water is transferred to aeration tank. There the microbiological filtration hoga, bacteria, algae, that will filter the water here. It's a biological process. Then it is passed to a secondary sedimentation tank. There also sedimentation of the water takes place and the sludge is removed into this tank. After that, another filtration will happen, the final filtration. Then the water is transferred to a chlorination tank and chlorination is done there, and the chemical disinfection is done by chlorination. Then the final treated water is transferred to storage, and then from there it is redistributed to gardening purpose and for construction work. In the Central Park, we are using this model. Hello, my name is Dr. Yashasvi Patel. I am a resident in surgical oncology. ये मशीन है जिसका नाम है निर्मयी, जो कंपनी उन्होंने बनाई है, नाम है थर्मोलाइटिक्स। ये बेसिकली जो यूज़ होती है, जो ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी होती है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके लिए यूज़ होती है ना। तो ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आजकल जो है एक मेमोग्राफी मशीन, एक्सरे होता है, वो हम 40 साल के बाद ही यूज़ करते हैं, उससे पहले हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कंपेयर टू दिस, ये मशीन जो सारी 18 साल के बाद कभी भी यूज़ कर सकती है। ये है थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है। पूरी बॉडी को दूर से 3 फीट दूर से थर्मल स्क्रीन करते हुए वो बता देंगी कि ब्रेस्ट में कोई कैंसर की गठान है कि नॉर्मल गठान है। तो इससे बेनिफिट फ़ायदा ये होता है कि मेमोग्राफी जब हम करते हैं तब पूरा जो लेडीज़ होती है, फीमेल होती है, उनका पूरा क्लोथ्स को रिमूव करके फिर एक्सरे लेते हैं। तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होती है। कई सारी फीमेल शर्मिंदा होती है अपने कपड़े निकालने में, पूरा प्राइवेट पार्ट को दिखाने हुए। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि कोई टच नहीं करना, कोई पेन नहीं है। मेमोग्राफी में रेडिएशन यूज़ होता है, यहाँ पे कोई रेडिएशन यूज़ नहीं हो रहा है। और इन द एंड सेंसिटिविटी जो है कैंसर को डिटेक्ट करने की, क्योंकि मेमोग्राफी की जितनी है इनकी, तो ये इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। साथ में रिपोर्ट पर कमेंट भी करें, सुझाव दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।